डॉक्टर अब्दुल कलाम सर जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी कई ज़्यादा बड़े इंसान बने, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी थी। वे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने और इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं उनकी आगे की कहानी। इंटरव्यूज देकर जब वे वापस घर लौट रहे थे, तब ऋषिकेश में उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई, जिन्होंने कलाम सर को बोला कि उनकी किस्मत में सिर्फ एयरफोर्स पायलट बनना नहीं है, बल्कि कुछ और बड़ा लिखा है। बस उन्हें मेहनत करते रहनी है और अपने आप पर विश्वास रखना है। 1958 में 27 वर्ष की आयु में उन्होंने DTDNP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किया। तब उनकी बेसिक सैलरी थी 250 रुपये पर मंथ। डॉक्टर अब्दुल कलाम इनकोस्पार कमेटी में थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। 1969 में उनका तबादला इसरो में हुआ, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया और ये भारतीय इतिहास में एक बड़ी सफलता थी। डॉक्टर कलाम ने बाद में एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट में अकेले ही काम करना शुरू किया। 1963 में उन्हें नासा भेजा गया। वहां उन्होंने साउंड रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स की 6 मंथ्स की स्पेशल ट्रेनिंग ली। 1985 में उन्होंने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल नामक मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च की। 1988 में सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी नामक युद्ध क्षेत्र मिसाइल लॉन्च की और 1990 में एक मध्यम दूरी की अग्नि नामक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। काफ़ी सारी मिसाइल्स प्रोग्राम में भागीदार रहने की वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर कलाम कहते थे, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। राष्ट्रपति बनने से पहले अपने करियर को उन्होंने 4 चरणों में बांटा था। पहले चरण में यानी 1982 तक उन्होंने इसरो में काम किया। अपने करियर के दूसरे चरण में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वे डायरेक्टर के पद पर रहे। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि इस चरण के दौरान मैं कई सफलताओं और असफलताओं से गुजरा हूँ। मैंने असफलताओं से सीखा और उनका सामना करने के लिए साहस के साथ खुद को मजबूत किया। तीसरे चरण में वे इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने के मिशन से जुड़ गए। इस दौरान वे TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के चेयरमैन रहे। 1999 को डॉक्टर कलाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर अपॉइंट किया गया और करियर के चौथे चरण में वे चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के अपने मिशन को साकार करने के लिए उन्होंने युवाओं के दिमाग को प्रज्वलित करने का फैसला किया। यहाँ उनके जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद उन्हें कल्पना भी नहीं थी। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डॉक्टर कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज़्यादा वोट्स मिले और उनके अगेंस्ट लक्ष्मी सहगल को करीबन 1 लाख वोट्स ही मिल पाए। ये जीत बहुत ही बड़ी थी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट यानी लोगों के राष्ट्रपति कहा जाता था। जब उनके 5 साल पूरे हुए तब उन्होंने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 दिन बाद ही उन्होंने फैसला लिया कि वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वे शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में उनका एक लेक्चर था और लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वहाँ सीढ़ी चढ़ते समय उनको कुछ बेचैनी सी हुई। ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर उनका लेक्चर शुरू हुआ और लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट बाद ही वे गिर पड़े। उनको बेथनी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन 7:45 पर वे दुनिया छोड़ के चले गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनका जीवन
हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ये थी उनकी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।